जब महिला खाना खा रही थी, दरवाजे के बाहर एक कबूतर खिड़की से टकराया। जैसे ही वो आगे बढ़ी और देखा, वह कबूतर गायब हो चुकी थी और खिड़की की दरार भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब उसने पीछे मुड़कर टीवी देखा तो 3 मिनट पहले की सामग्री चल रही थी। एमी अनायास संदेह हुआ कि वह 3 मिनट पहले समय में वापस चली गई है। उसने खिड़की खोलकर शांत होने का सोचा, पर तभी एक कबूतर अंदर उड़कर आ गया। तभी एमी को आश्चर्य हुआ कि उसने अनजाने में 3 मिनट बाद होने वाली घटना की भविष्यवाणी की और गलती से खिड़की खोलकर कबूतर को बचा लिया। वह अस्पताल जाकर दिमाग की जांच कराने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो में बैठता है, उसके मन में फिर से मतभ्रम होने लगते हैं। आगे बैठी लड़की को एक रहस्यमय आदमी ने मौके पर गला घोंट कर मार दिया। आदमी ने काला मकड़ी मास्क पहना और डिब्बे में 2 और लड़कियों का कत्ल कर दिया। आने वाले कातिल से बचने के लिए एमी ने जल्द से जल्द गाड़ी से उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वह रहस्यमय आदमी। एमी ने सोचा कि अगर वह कबूतर को बचा सके तो शायद उन 3 लड़कियों को भी बचा सकती है। जैसे जैसे वह आदमी करीब आता गया, एमी ने खुद को ट्रेन कंडक्टर के रूप में दिखाते हुए तीनों लड़कियों को जल्दी से उतरने के लिए कहा। भले ही छोटी काली ने गुस्से में उसे धोखेबाज कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि खतरा टल चुका था। लेकिन अजीब बात यह है कि जब एमी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस रहस्यमय आदमी ने पहले ही तीनों की जोंजी फांस कर ली थी और वह मेट्रो की उल्टी दिशा में उनकी ओर दौड़ रहा था। रहस्यमय आदमी ने मकड़ी का पोशाक पहन रखा था और वह भूत की तरह उल्टा छत से आ रहा था। यह स्पष्ट रूप से सामान्य इंसान के वश की बात नहीं थी। तीनों लड़कियों को अब खतर का एहसास हुआ और एमी के साथ तुरंत दूसरी बोगी में छिप गईं। लेकिन जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, ट्रेन ड्राइवर के ब्रॉडकास्ट से रहस्यमयी आवाज आने लगी। ऐसा लगता है कि काले मकद्दी ने उनका पता लगा लिया है। एमी ने तुरंत आपातकालीन बटन दबाया, दरवाजा खोला और फिर से भागने लगी। अच्छा हुआ कि जब वे निकास पर पहुंचे, उन्हें गश्ती पुलिस मिल गई और वे उनसे मदद मांगने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे सहायता बुलाते, काले मकद्दी ने नजरों से नहीं पकड़े जा सकने वाली अद्भुत गति से पुलिस को खत्म कर दिया। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, लेकिन उनमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने सबको समय दिया, जिससे वो लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी एक टैक्सी लेकर भाग निकले। कार में रेडियो ऑन करने पर एमी ने सुना कि पुलिस ने पहले ही मेट्रो घटना के बारे में सूचना जारी कर दी है। लग रहा था कि खतरनाक स्थिति अब समाप्त हो गई थी, लेकिन रेडियो पर पुलिस एक लाल आदमी की तलाश कर रही थी। एक महिला ने मेट्रो में 3 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया। ये तो साफ तौर पर एमी के बारे में कहा जा रहा है। असल में अभी अभी काले मकड़ी के कार्य इतने तेजी से हुए कि निगरानी उन्हें पकड़ नहीं सकी, इसलिए केवल एमी को लड़कियों को ले जाते हुए देखा गया। शहर में हर जगह निगरानी है। एमी ने लड़कियों को फिलहाल बाहर स्थित एक जगह पर रखा और उन्हें कहा कि वे बिल्कुल न हिले, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी माँ की नोटबुक में स्पाइडरमैन के बारे में लिखा गया था। कहा जाता है कि पेरू में एक विशेष प्रकार की मकड़ी है जो काटने पर जहर के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है, जिससे वह मकड़ियों की तरह दीवारों पर चलने वाला इंसान बन जाए। और हैरानी की बात यह है कि एमी को अपनी माँ और ब्लैक स्पाइडर की एक साथ खींची गई तस्वीर भी मिली। उसे अचानक याद आया कि भविष्यवाणी की क्षमता प्राप्त करने से पहले उसे भी एक मकड़ी ने काटा था। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास भी मकड़ी इंसान की सुपर पावर है? मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं। रात में एमी ने तय किया कि तीनों लड़कियों को वापस ले आएगी, लेकिन जब वह ग्रामीण इलाके में पहुंची तो पाया कि तीनों गायब हो चुकी थी। जमीन पर निशानों का पीछा करते हुए वह एक रेस्तरां तक पहुंची। असल में लड़कियां भूखी थी, खाने की तलाश में बाहर निकली। खाते खाते वे ग्राहक के साथ खेलने लगी। एमी ने वहीं पर उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे इतने खुलेआम अपनी ओर ध्यान खींच रही थी, जिससे काले का आना बहुत आसान हो जाता। नतीजा कहो क्या गया, वही हो गया और काले मकड़ी यहाँ भी आ पहुंचे। उसने आसानी से आगे बढ़कर सीधे शाओमी का गला मरोड़ दिया। एमी ने शराब की बोतल उठाकर पलटवार किया, लेकिन उसे आसानी से रोक दिया गया और उल्टा उसे बाहर से दूर फेंक दिया गया, जिससे उसकी पसली टूट गई। छोटा ब्लैक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक स्पाइडर के चंगुल से बच नहीं सका। वो उसे पकड़कर उसके अंतःस्रावित विष को लगातार छोड़ता रहा, जब तक कि छोटा ब्लैक ने अंतिम सांस नहीं ली। एमी अंतिम प्रयास करने के लिए और संघर्ष करना चाहती थी। उसने चाकू उठाकर जोरदार हमला किया, लेकिन अगले क्षण कुछ और हुआ। सौभाग्य से अभी वह सब केवल एक कल्पना थी। एमी वापस जंगल में प्रवेश के समय पर आ गई। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। गाड़ी चालू कर सड़क के चारों ओर चक्कर लगाया, तेजी से रेस्तरां की ओर बढ़ गई। हालांकि रास्ता घुमाकर जाने के कारण वह काली मकड़ी से एक कदम देर से पहुंची और उसने सीधे गाड़ी सामने वाली दिशा में ठोकी, जिससे वह बेहोश हो गई। इस बार आखिरकार तीनों लड़कियों को सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन जाने से पहले काली मकड़ी उठकर खड़ी हो गई और जोर से एमी के हाथ को पकड़ लिया। एमी ने एक लात मारकर उसे दूर किया और तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से भाग गई। उसे पता नहीं था कि अभी के संपर्क के दौरान काले मकड़ी ने चुपके से अपने शरीर की विषाक्तता छोड़ दी और एमी को सिर चकराने लगा। अगर जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो 2 दिन के भीतर उसका दिल रुक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिया याओ को खोजने के लिए एमी ने खुद बिल के पास जाने का फैसला किया। उसने तीनों लड़कियों को दोस्त के घर पर छोड़ दिया और कार चलाते हुए यात्रा पर निकल पड़ी। उसकी माँ की नोटबुक में एक चिकित्सा की मणि का उल्लेख था, जिसे पाकर किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसकी माँ भी उस समय इसे खोजने के लिए यहाँ आई थी। तस्वीरों की तुलना से एमी ने वो स्थान ढूंढ लिया जहाँ उसकी माँ पहले आ चुकी थी। स्थान अचानक पीछे से एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ, जिसने माँ का नाम लिया और एमी का स्वागत किया कि वह आखिरकार यहाँ पहुंची। आदमी ने कहा कि माँ ने उसके लिए कुछ चीजें छोड़ी थी और ये कहते हुए वह एमी को एक गुफा में ले गया। जैसे ही एमी जिज्ञासा से देख रही थी, वह आदमी उसे सीधे झरने से नीचे धकेल देता है। पानी में प्रवेश करने के बाद एमी ने देखा कि याद है, यही थी जो माँ ने उसके लिए तैयार की थी। उस समय वह गर्भवती थी और इलाज का मकड़ी को खोजने के लिए पेरू आई थी। उसके पीछे खड़ा वही आदमी था जो अब काले मकड़ी में बदल गया है। दोनों वास्तव में साथ में प्रयोग करने वाले दोस्त थे, लेकिन जब माँ ने ठीक करने वाली मकड़ी को आखिरकार खोज लिया, उसने